नाउ इन आवर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस वाले में देखिए हमने डायमेंशन को बहुत स्मूथली इंट्रोड्यूस किया है मैं आपको सही बताऊं तो डायमेंशंस को मैंने बिल्कुल इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है कि आप चाय पीते पीते भी अगर सुनेंगे लेक्चर को तो भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एंड डायमेंशंस की एक एप्लीकेशन के बारे में हमने बात की थी कि कैसे हम फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, राइट। अब हम एक दूसरी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। दूसरी एप्लीकेशन में हम कहते हैं कि एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना हो, अगर मुझे मान लीजिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीनों चीजों के बीच में मुझे एक रिलेशन बनाना हो डायमेंशन को यूज करके, तो कैसे किया जाए, ठीक है। उसके लिए हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 इज डायमेंशंस आर used to establish the relation between different, make sure this is between, I am writing different quantities. Quantities. I am writing in short form quantities, okay। किस तरह, कैसे कैसे हम यूज करेंगे इसको, कैसे हम रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं तो आपको क्वेश्चन के हेल्प से मैं समझा पाऊं कि कैसे हम रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। देखिए मान लीजिए मैं क्वेश्चन लूं, द टाइम ऑफ मोशन of a body, of a given body depends on first force applied on it F, second mass of the body, and third the initial speed given to it। मास को m लिखिए, स्पीड को v लिख दीजिए। अब वो कह रहा है कि टाइम, एक बॉडी कितनी देर तक मोशन में रह सकती है, ये तीन बातों पे डिपेंड करती है कि बॉडी पे फोर्स कितना हमने लगाया, बॉडी का मास कितना था जिस पर हमने फोर्स लगाया, और बॉडी को इनिशियली हमने क्या वेलोसिटी दी थी, राइट। इन तीनों चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि बॉडी कितनी देर में रुक जाएगी, ओके। अगर हम थोड़ा टेक्निकली समझे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को ऐसे समझे कि मान लीजिए ये कोई कार है, लेट अस से दिस बी एनी कार, और आपने इस पर एक फोर्स लगा दी F, इसको एक इनिशियल वेलोसिटी आपने दे दी, लेट अस से इसको आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी v, और इसका मास m है। अब देखिए नॉर्मली क्या होगा कि ये बॉडी कुछ दूर तक तो चलेगी या कुछ देर तक तो चलेगी और फिर ये रुक जाएगी, ठीक है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो डेफिनेटली 0 हो जाएगी, बॉडी फाइनली रुक जाएगी। तो हमें यह पता करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि टाइम में फोर्स और मास और वेलोसिटी का कैसा रिलेशनशिप आएगा, राइट। ऐसा एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम देखना चाहते हैं कि इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कैसे किया जाना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ के हम समझे, देखिए वो कह रहा है टाइम कितनी देर तक चलेगी बॉडी, वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। एक तो वो फोर्स पर डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल टू मैं लिख रहा हूं, दैट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट।
प्रोपोर्शनल टू मास, मास पे भी डिपेंड कर रही है, एंड प्रोपोर्शनल टू द स्पीड गिवन टू इट, उसकी v पे भी डिपेंड कर रही है। लेकिन देखिए हमें अभी नहीं पता बिल्कुल भी कि ये जो डिपेंडेंट चीजें हैं, क्या पता इसका स्क्वायर आता, क्या पता इसका क्यूब आता, क्या पता इसका अंडर रूट आता, हमें नहीं पता रिलेशन में क्या आएगा, क्योंकि हम ऐसे जानते ही नहीं है कि इनके रिलेशन में किसका स्क्वायर, किसका अंडर रूट, किसका क्यूब आएगा। तो हम कह रहे हैं चलिए हम अपनी जानकारी के लिए, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उनके पावर एबीसी ले लेते हैं, राइट? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इनके पावर क्या आएंगे, 1 आएगा, 1/3 आएगा, 2/6 आएगा, -½ आएगा, पता नहीं क्या आएगा। तो हमने ऐसे एक रिलेशन बना दिए क्वेश्चन पढ़ के, टाइम डिपेंड्स ऑन फोर्स, मास एंड वेलोसिटी, एंड वी हैव अज्यूम्ड देयर पावर एज एबीसी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट? और फिर आप f की पावर a लिख दें, m की पावर b लिख दें एंड v की पावर c लिख दें। जब आप इतना लिख चुके हो तो देखिए आपका आधा काम खत्म। आधा काम खत्म मतलब आपने एक रिलेशन बना लिया है, लेकिन इस रिलेशन में अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं पता कि ये जो a, ये जो b, ये जो c है, इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम किसी तरह से ABC की वैल्यू निकाल पाए तो हम वापस यहां लाके पुट कर देंगे और क्या, हमारा आंसर आ जाएगा, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, जस्ट एज लाइटर एज दिस। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि ABC की वैल्यू निकालें। कैसे निकालें मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। इसके लिए मैं इस पार्ट को रब आउट कर देते हैं पहले। आइए अब देखिए, जब हमने एक इक्वेशन एस्टेब्लिश कर लिया हो तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ के, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड के डायमेंशन एक साथ लिख देंगे। और डायमेंशन लिखते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिसकी भी डायमेंशन लिखे उसमें तीनों बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हो, एम भी, एल भी और टी भी। सही है? और जो कांस्टेंट होगी उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि उनकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन t होना चाहिए, मैंने क्या बोला है, तीनों बेसिक चीजें होनी चाहिए। तो आप लिखिए m0 l0 t, राइट? क्योंकि t डायमेंशन टाइम का हो गया, इसमें मास नहीं है, इसमें लेंथ नहीं है। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाइए। राइट हैंड साइड में ये k कांस्टेंट था ना, आपने लिया था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको छोड़िए। फोर्स का डायमेंशन आपने क्या लिखा था, याद करिए। फोर्स का आपने डायमेंशन लिखा था mLT-2 और इसकी पावर आपने क्या ले रखा है, एज्यूम करके a ले आएगा, ये भी लिख दीजिए। मास के लिए आप लिखेंगे m, इसकी पावर आपने क्या लिया है b, और वेलोसिटी के लिए आपने क्या लिखा था m0Lt-1, इसकी पावर c। ठीक है, वेलोसिटी के लिए तीनों के आप चेक करिए। t का डायमेंशन लिख दिया हमने, कांस्टेंट को इग्नोर किया, फोर्स का डायमेंशन लिखा, मास का लिखा और वेलोसिटी का लिखा। जब इतना कर चुके हो आप तो हम थोड़ा इसको तमीज से लिख लें। तमीज का मतलब मास को एक जगह लिखें, लेंथ को एक जगह लिखें, टाइम को एक जगह, ऐसे नहीं यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, राइट? तो हम क्या करें, इसको थोड़ा ऐसे लिखें। देखिए आइए, जैसे देखिए यहाँ m की पावर a है, यहाँ m की पावर b है और यहाँ m की पावर 0 है। दिख रहा है आपको? तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये m की पावर, यहाँ की पावर a है, लिखिए a, यहाँ की पावर b है, पावर प्लस करिए b, यहाँ की पावर कुछ थी नहीं, 0 छोड़ दीजिए। ओके, अब लेंथ में आ जाइए। लेंथ में यहाँ की पावर a है, लिखिए। यहाँ लेंथ है ही नहीं, फॉरगेट इट। यहाँ लेंथ की पावर c है, राइट इट c। ठीक है, नेक्स्ट t। दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग कर रहा हूं सबको, सो दैट सब इकट्ठे रहे, राइट? अब c, t की डायमेंशन लिखते हुए देखिए, यहाँ t की पावर कितनी है -2a,
तो यहाँ लिखिए -2a। यहाँ t है ही नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ t की पावर कितनी है? -c, राइट इट -c, लिख दिया। राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला भी एक साथ लिखिए, पहले लिख लीजिए ताकि आपको दिखता रहे। और t है मतलब t की पावर कितना है? 1। इतना करने के बाद आप लिखिए कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स। मतलब क्या, मैं समझाता हूं आपको। कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब पावर। m की पावर को कंपेयर करें दोनों तरफ, l की पावर को कंपेयर करें दोनों तरफ, t की पावर को कंपेयर करें दोनों तरफ। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें क्या आएगी, टू राइट इट फ्रॉम द अदर साइड में आपको दिखाऊं। देखिए, आइए यहां देखिए m की पावर कितनी है? 0। और यहां m की पावर कितनी है? 0। यहां m की पावर कितनी है? a प्लस b। तो आप लिखिए फॉर m के लिए हम क्या लिखे? लेफ्ट हैंड साइड में पावर है 0, राइट हैंड साइड में पावर क्या है? a प्लस b। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। चेक करिए, m की पावर इधर थी 0, इधर क्या पावर? a प्लस b। हमने दोनों को कंपेयर कर रहा। अब लेंथ के लिए बताइए, लेंथ के लिए क्या लिखे बताइए? इधर क्या है? वेरी गुड, 0, और उधर क्या है? a प्लस c। तो विल राइट 0 इज इक्वल टू a प्लस c। दिस इज इक्वेशन 2। अब t की तरफ आ जाइए। t के लिए क्या लिखें बताइए? t की पावर यहां कितनी है? 1, उधर कितनी है? -2a -c। तो मैं क्या लिखूं? 1 इज इक्वल टू -2a -c। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक बार आप गो थ्रू करिए। हमने बेसिक इक्वेशन बनाए, उनके अपने अपने डायमेंशन लिखे, डायमेंशन को सेपरेटली m, l और t के लिए लिख दिया। अब हमने पावर को कंपेयर करके 3 इक्वेशन बना दिए। ठीक है, इनको अब हमें सॉल्व करना है। बस हम क्या करें कि बेसिकली इन तीनों इक्वेशन की सॉल्विंग आउट करें और सॉल्व आउट करके a b c की वैल्यू निकाल लें। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ a b c। उस a b c वाली वैल्यू को हम अपनी प्राइमरी वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन a बोल दीजिए, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसकी वैल्यू? a b c की वैल्यू। ठीक है, तो करते हैं। आइए देखिए, आप एक बार चेक करें। मैं थोड़ा इंटेलिजेंटली करना चाहता हूं, अदरवाइज आप एक बेसिक तरीके से जानते हैं कैसे करना है। जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 को थोड़ा मैं मैनिपुलेट कर लूं। कैसे करूं? देखिए, आइए। अगर मैं बोलूं कि मैं लिखना चाहता हूं 1 इज इक्वल टू -a प्लस सी, आई होप यू विल नॉट ऑब्जेक्ट। चेक कर लीजिए, यू वोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। मैंने -2a -c को -a -c ऐसे करके लिखा, a प्लस सी को एक जगह ले लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि इक्वेशन 2 में आप देखिए a प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन थी। मुझे फायदा हो जाएगा, a प्लस सी को मैं 0 ले लूंगा। तो यहां से बच्चे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। a की वैल्यू आ गई। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a, अब b की बच गई और c की बच गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 को मैं देखूं तो इक्वेशन 2 में आप चेक कीजिए, 0 इज इक्वल टू a प्लस सी था और आपने a कितना निकाला है? -1 निकाला, राइट? तो इस a के बदले में -1 लिखते हैं, -1 प्लस सी इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर देखिए, a की आ गई और c की आ गई। अब आपको b की चाहिए, तो इक्वेशन 1 ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, 0 इज इक्वल टू नाउ a प्लस बी, और आपने a क्या निकाला था? -1। यहां पुट करिए, तो 0 इज इक्वल टू -1 प्लस बी। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1। अब देखिए, आपने तीनों की वैल्यूज निकाल दी। जैसे ही आपने ऐसा कर लिया, अब बस आपको एक ही काम बच गया है, वो ये है कि ABC की वैल्यू को अपनी ओरिजिनल वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, राइट? तो पुट कर दीजिए, देयरफॉर यहां पुट करते हैं। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू k, लिखिए कि f की पावर a
ए क्या निकाला आपने, -1, राइट इट। देन m की पावर b क्या निकाला आपने, 1, तो यू राइट m टू द पावर 1 लिखिए या सिर्फ m लिखिए, एक ही बात है, राइट। एंड देन b टू द पावर c की वैल्यू भी आपने क्या निकाला, 1, तो c की पावर 1 लिखिए। दैट इज, यहां से आपको मिला t इज इक्वल टू k इंटू एम वी, ये ऊपर है, और ये f की पावर -1 है, इसको नीचे ले आइए, mv/f। ये आपकी एक वैलिड रिलेशनशिप हो गई बिटवीन t, m एंड v, ठीक है। थोड़ा एलाबोरेटली हम इसको एक क्वेश्चन और लेकर करेंगे, सो दैट आपको भी थोड़ी जानकारी हो किस तरह से करना चाहिए। विल टेक अप अनदर क्वेश्चन अगेन, आइए चेक करते हैं, ठीक है। आइए, नाउ विल टेक अप अनदर क्वेश्चन। For example, we will say that, say another question I am taking, time period of oscillation of simple pendulum depends on, first, the length of a pendulum L, second, acceleration due to gravity small g, establish the formula of time period t। मान लीजिए ये हमारी क्वेश्चन है, आप चेक करें, देखिए इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है। पहले की तरह जैसे मैंने आपको सिखाया ना, हम अपने क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या क्या है, और उन डिपेंडेंट क्वांटिटी को कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाएंगे प्रोपोर्शनल साइन लगाकर, फिर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, के लगा देंगे, और उनकी पावर ABC XYZ जो भी आपको अज्यूम करना वो करेंगे, और फाइनली कंपैरिजन से ABC यानी पावर्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। आइए हम वही काम करते हैं जो हमने सीखा कैसे किया जाना चाहिए। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, उसने ये आपको दिया है कि टाइम पीरियड किस बात पे डिपेंड कर रही है, एक तो लेंथ पे कर रही है, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कर रही है, ठीक है। तीन चीजें हो गई ना, टाइम और लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये गिवन है हमको, हमें नहीं पता इसकी पावर क्या आएगी, वी डोंट नो, लेट अस राइट पावर x या a, जो भी आपका मन करे। एंड देन अगेन टाइम पीरियड डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तो वो हो गई स्मॉल g की पावर y, ये हमने लिख दिया। बेसिक रिलेशनशिप के लिए हमने पैरामीटर डिस्कस करके बना दिए। अब हमें क्या करना था कि प्रोपोर्शनल साइन को हटाना था और k यूज करना था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का हमें यूज करना था, राइट। तो हम बोलेंगे t इज इक्वल टू k इंटू l की पावर a g की पावर b, दिस इज लेट अस से इक्वेशन a। ये हमने बना दिया, पिछले बार भी हमने ऐसे किया। और अब हमारी इंटेंशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि किसी तरह से हमें ये पता चल जाए कि ABC की वैल्यू क्या है, यानी पावर्स में जो चीज लिखी है उनकी वैल्यू क्या है, बस हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि दोनों तरफ के डायमेंशंस पहले लिखिए। तो इधर के डायमेंशन लिखें, क्या लिखेंगे आप, m0 l0 t, ये टाइम का हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये k कांस्टेंट है उसको रहने दीजिए, l का डायमेंशन क्या लिखें, लेंथ का डायमेंशन क्या लिखें, l, उसकी पावर
x, this is x, this was y, we have taken, so L to the power x, and then acceleration due to gravity, उसके लिए हमने क्या लिखा था, m0 Lt minus 2 to the power y, ये हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हम थोड़ा इसको सेपरेट करके भी लिख देते हैं बच्चे। तो देखिए m की पावर यहाँ 0 है, तो यू राइट 0, m to the power 0, L की पावर, this is x here and y here, so this becomes x plus y, right, and then t to the power minus 2 whole to the power y, तो मैं इसको क्या लिख दूं, minus 2y, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या बोला था आपको, क्या करिए, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स लिखिए, यही बोला था ना, तो लिखते हैं कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स, बताइए फॉर m क्या लिखा जाए, बोलिए। देखिए m की पावर यहाँ क्या थी, 0, इधर क्या है 0, तो हम कंपैरिजन में क्या देखें, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अरे भाई सिर्फ पावर को इक्वेट करना है, कुछ नहीं करना, आप मत परेशान हो, सिर्फ पावर इधर की उधर की इक्वेट कर दीजिए। L के लिए बोलिए, L के लिए यहाँ की पावर कितनी है, 0, अच्छा इधर की पावर कितनी है, x प्लस वाई, राइट इट x प्लस वाई, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। देन t के लिए देखिए, t की पावर यहाँ कितनी है, t मतलब t की पावर क्या हो गई, 1, दैट इज 1 इज इक्वल टू, इधर कितनी है पावर, माइनस 2y, राइट, माइनस 2y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिख गया। अब इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप सोच के देखिए, माइनस 2y वॉज 1, तो y कितनी होगी बच्चे, y हो गई माइनस हाफ, ठीक है। अब y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू माइनस हाफ इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई, x की वैल्यू हम नहीं जानते, y की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2, तो x क्या आ गई बच्चे, 1/2, ये x आ गई, ये हमारे पास y आ गई। अब मैंने आपको यही तो सिखाया कि जब भी पावर की वैल्यू आप पता कर ले, वापस आप अपनी इक्वेशन a में लौट जाएं, प्राइमरी वाला इक्वेशन में लौट जाएं और उनकी वैल्यू पुट कर दें, तो पुट कर देते। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन a t इज इक्वल टू k, t इज इक्वल टू k इंटू एल की पावर x। अब l की पावर x आपने क्या निकाला बच्चे, प्लस 1/2, राइट इट, प्लस 1/2 इंटू g टू द पावर y क्या निकाला आपने, माइनस हाफ, तो g टू द पावर माइनस हाफ। या तो ऐसे ही छोड़े और या तो इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दें, ऐसे करके अंडर रूट L/G। ये या तो इसको आंसर बोले या तो इसको आंसर बोले, आपकी मर्जी, बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। इस तरह से जो कंपैरिजन हमने किया है, आप उसको एक बार जस्ट गो थ्रू करिए। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ यूज ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन की एक बेसिक यूज के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन। थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन में क्या किया जाना चाहिए या कैसे किया जाना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, राइट। आइए देखिए, नाउ थर्ड यूज ऑफ डायमेंशंस क्या कहती है हमको, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन कहती है डायमेंशंस आर यूज्ड टू चेंज
the value of a given quantity from one to another system of units. Dimensions are used to change the value of a given quantity from one system to another system. मतलब डायमेंशन का यूज करके हम किसी चीज की वैल्यू को किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। कैसे, क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा समझे पहले। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बोलूं 1 रुपीस, तो आप बोलते हैं सर दिस इज इक्वल टू 100 पैसे। दिस इज हाउ यू से। क्या मतलब, किसी अलग सिस्टम में जब हम थे तो न्यूमेरिकल वैल्यू थी 1 और यूनिट क्या थी, रुपीस। अब जब हम दूसरी सिस्टम में आ गए तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए चेंज हो गई। जो 1 थी वो कितनी हो गई, 100, और जो यूनिट थी रुपीस वो भी चेंज हो गई, वो क्या हो गया, पैसे। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करेंगे, एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में जाया करेंगे, जब भी हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और उसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखना चाहिए, देखिए आप ऐसे लिखें n1 इंटू u1, किसी एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू किसी अलग सिस्टम की यूनिट इज इक्वल टू दूसरी सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी सिस्टम की यूनिट। यानी जब तक आप किसी एक सिस्टम में थे न्यूमेरिकल वैल्यू n1 थी, यूनिट u1 थी, जब दूसरे में गए तो न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हो गई और आपकी यूनिट u2 हो गई। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, मैंने आपसे बोला ना कि जब भी यूनिट हम लिखे तो हम डायमेंशंस का ध्यान रख के लिख सकते हैं। मतलब कैसे कि हम ये देखें कि जिसको हम यूनिट कह रहे हैं उसमें उसकी बेसिक तीनों पैरामीटर होने चाहिए, यानी मास और लेंथ और टाइम, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे n1 इंटू m1 इंटू l1 इंटू t1। ये देखिए मैं इस यूनिट के बदले में ये सब लिख रहा हूं, ये वाली चीज। किसी यूनिट में मास और लेंथ और टाइम, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी होनी चाहिए। अब किसी दूसरे में आ जाइए, तो जब दूसरे में आएंगे तो n2 है और यूनिट को आप कैसे लिखें, m2 l2 t2। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो पावर इनके हैं, मतलब m की पावर 1 आएगी या इसकी पावर 2 आएगी या इसकी पावर अंडर रूट आएगी या इसकी पावर क्यूब रूट आएगी, वी डोंट नो। तो हम कह रहे हैं ऐसा करते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इनकी पावर को यूज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं a b c, यहां भी लिखिए a b c। ठीक है, अगर आप ठीक समझें देखिए तो फॉर्मूला यही है जिसको हमें यूज करना है, राइट। अब इस चीज को किसी किसी बुक में कैसे रेफर करते हैं, देखिए इसको कहते हैं बच्चे n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। कुछ बुक्स इसको कहते हैं ऐसे याद करो, कुछ लोग कहते हैं ऐसे याद करो, मैं भी कहता हूं ऐसे याद करो। क्यों ऐसे करो, क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हैं ना तो आपके पास फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे या आ रहे होते हैं या नहीं आ रहे होते, राइट। दोनों बातों में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको दिखता है यार टाइम कम है, उधर टाइम का स्ट्रेस आ गया। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हमें दिखता है यार क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, अब क्या करूँ, उसका एक अलग स्ट्रेस है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से आप पढ़ें कि एग्जाम में ना आपको याद करने की जरूरत ना पड़े फॉर्मूला क्या था,
क्योंकि अगर आप ये याद करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा ऊपर 1 है नीचे 2 है, और इधर 1 है कि 2 है, इधर 1 है कि 2 है, वो याद नहीं रहता। तो बेसिक तरीका ये है कि आप इसको याद रखिए, ठीक है। इससे ये वाला स्टेप तो आप लिख ही सकते हैं और एज यूजुअल, राइट। तो आप बेसिकली फॉर्मूला आपकी मर्जी, वैसे ये याद रखें, मेरे हिसाब से याद रखें, ताकि इसमें याद रखने की जरूरत ना पड़े। अब इसका यूज कैसे होता है, क्या करते हैं हम इसका इस्तेमाल करने के लिए, हम पहले उसकी बात करते हैं, राइट। आइए देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने जब आपसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की थी, मैंने फोर्स की यूनिट के बारे में बात की थी। मैंने बोला था सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट आपने लिखा था, याद करिए, फोर्स को आप फॉर्मूला लिखते थे m इंटू ए, राइट। तो मास के लिए आपने बोला था ग्राम लिखना है सीजीएस सिस्टम में, और एक्सीलरेशन लिखना था सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें? सीजीएस में। और अगर आप एसआई यूनिट में थे तो इसी फोर्स के लिए ग्राम के बदले में केजी लिखना था, और सेंटीमीटर पर स्क्वायर के बदले में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना था, है ना। ये हमने बोला था। आप अपनी जानकारी के लिए याद रखिए, इसको बोलते हैं आप अर्ग्स, और इसको बोलते हैं आप न्यूटन। न्यूटन को आप लिखिए एन। चेक करिए, फोर्स की 2 यूनिट के बारे में हमने बात की थी। डेफिनेटली ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम बोलेंगे अर्ग्स। ग्राम अगर एसआई यूनिट में आते हैं तो ग्राम को केजी करिए, मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करिए, उसको क्या लिखिए? न्यूटन। न्यूटन की एब्रिविएशन क्या है? एन, ठीक है। अब देखिए, हम यूज करना चाहते हैं कि फिर हम देखें कि जो हमने फॉर्मूला अब बनाया है ये वाला, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, राइट। विल टेक अप ए क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन यू कैसे किया जाना चाहिए। आइए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सो दैट आपको समझ आ जाए किस तरह से किया जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे बोलूं, सपोज द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 20 न्यूटन इन CGS यूजिंग डायमेंशन। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि आप क्या कीजिए, 20 न्यूटन को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए और डायमेंशन का यूज करके करिए। तो लेट अस डू इट। आइए देखिए, हम देखेंगे कि सबसे पहले जो भी हम करें हमें फॉर्मूला याद रहे, और फॉर्मूला के लिए मैंने आपसे लिखवाया था N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर A L1 बाई L2 पावर B T1 बाई T2 पावर C। ये मैंने आपसे फॉर्मूला लिखाया था। 3 बेसिक बातें मैं करूंगा और वही बात आप बार बार यूज करना, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चाहे वो स्कूल का हो, IIT का हो, जहां मर्जी का हो, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे कि जो चीज हमें गिवन थी, जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, कितनी थी? चेक करिए, 20। इस 20 को N1 के बदले लिखिए। लिख दिया आपने। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये देखिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो गिवन थी वो कितनी थी, ठीक है। तो वो आपने लिख दिया 20, N1 के बदले में लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या देखना है? ये देखना है कि हमें जो चीज 20 गिवन थी, वो जिस यूनिट में गिवन थी वो यूनिट बड़ी थी या जिसमें चाहिए थी वो यूनिट बड़ी थी। गिवन वाली यूनिट बड़ी थी या जिसमें चाहिए थी वो बड़ी थी। चेक इट। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है न्यूटन जो है वो हायर यूनिट ऑफ फोर्स है, तो इसका मतलब गिवन वाली चीज बड़ी यूनिट में है और चाहिए वाली चीज छोटी यूनिट में है। तो गिवन अगर बड़ी है तो न्यूमेरेटर वाली चीज बड़ी लिखिए और डिनोमिनेटर वाली चीज छोटी लिखिए। क्या मतलब? देखिए कैसे। व्हाट डू आई मीन इज, क्योंकि गिवन बड़ी यूनिट में है
इसलिए मास को ऊपर बड़ी यूनिट में लिखिए केजी और मास को नीचे छोटी यूनिट में लिखिए ग्राम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ आ रहा है ना? गिवन वाली चीज बड़ी तो न्यूमरेटर वाली चीज बड़ी, डिनोमिनेटर वाली छोटी। उल्टा हो तो ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी। सिंपल सा फंडामेंटल है, कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना। नेक्स्ट, लेंथ के लिए लिखिए 1 मीटर और यहां लेंथ के लिखिए 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, टाइम तो भाई दोनों यूनिट में सेम होती है ना, तो यहां भी लिखिए सेकेंड, यहां भी लिखिए सेकेंड। ये आपने कर दिया, दूसरा स्टेप खत्म। अब आया तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आपको ये देखना होगा कि ये जो पावर है ना, ये पावर की वैल्यू क्या लिखूं, राइट? एक ही परेशानी है अब। तो पावर की वैल्यू कैसे पता चलेगी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो चीज गिवन थी 20, उसकी यूनिट को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये यूनिट किसकी है? डेफिनेटली फोर्स की है। तो जिसकी ये यूनिट है, फोर्स की है, फोर्स का डायमेंशन क्या वो याद करिए। देखिए, वी नो डायमेंशन ऑफ फोर्स मैंने आज आपसे क्या लिखवाया है, MLT-2, है ना? तो ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये -2 है। आपको यहां ABC के बदले में वही लिखना। देखिए, A के बदले में यहां लिखिए 1, L के बदले में यहां लिखिए 1 और T के बदले में यहां लिखिए -2। समझ आया क्या करना है? पावर के लिए क्या करना है कि देखना है जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी उसकी यूनिट क्या थी। अगर वो न्यूटन है मान लीजिए, तो न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, वो डायमेंशन लिखिए और जो इनके पावर हो वही उधर लिख दीजिए ABC के बदले। सिंपल, ठीक है? आइए, 20 1 kg इज हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, पावर 1 इंटू 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर अगेन 1। देन सेकेंड तो कटे गए, तो दिस इज इक्वल टू 1। अब अंदर की ये सेंटीमीटर और ग्राम काट लीजिए, चेक करिए कितना आ गया आपके पास। 20 इंटू 1000 टू द पावर 1 1000, 100 टू द पावर 1 100। ये कितना आ गया बच्चे? 20 इंटू 10 टू द पावर 5, 3 and 2 makes 5. So this much in CGS units and this is the final answer. हर बार आपको यही करना है, कुछ नहीं सोचना आपको, बस करते यही जाना है। जो मैंने बताया उसको ठीक से जस्ट गो थ्रू करिए। मैं आपको पक्का कह रहा हूं, क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट का हो, स्टेप्स यही 3 है। ठीक है, क्लियरली चेक कर लीजिए। और अब हम एक फाइनली एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एंट्रेंस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या चीज है मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। जस्ट गो थ्रू दिस फर्स्ट, राइट? आइए, नेक्स्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायमेंशन, जिसका नाम अब हम दे रहे हैं, द नेम दैट वी आर नाउ गोइंग टू गिव इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखिए होमोजेनिटी का मतलब क्या? एक जैसी चीज। तो प्रिंसिपल ऑफ एक जैसी चीज क्या, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें कहती है कि अगर आप किसी चीज को किसी चीज से ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको उसी चीज की मिलेगी। आप ऐसा नहीं बोले कि 2 गधे प्लस 5 घोड़े इज इक्वल टू कितना, यू कैन नॉट से 2 पेंसिल प्लस 5 पेन इज इक्वल टू, यू कैन नॉट ऐड बिकॉज दे आर डिफरेंट थिंग। तो अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप बोले 2 पेंसिल प्लस 3 पेंसिल, पेंसिल पेंसिल सेम हो तो मिलेगी भी पेंसिल। 2 पेंसिल प्लस 3 पेंसिल इज 5 पेंसिल। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। क्लियर?
मतलब हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, हम कहते हैं ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज कैन बी एडेड or subtracted with each other, and the dimension of both ends of a given equation must be same. एक बार आप इसको गो थ्रू करिए। प्रिंसिपल हमें कहती है कि अगर आप किसी चीज को किसी चीज में ऐड करना चाहते हैं तो ऐसा सिर्फ आप तब करें जब वो दोनों की डायमेंशन सेम हो। और जब आप एक इक्वेशन लिखें तो ऐसा ना हो कि इधर का यूनिट, इधर का डायमेंशन कुछ और आ रहा है, उधर का कुछ और आ रहा है, फिर आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी। मतलब इक्वेशन में दोनों तरफ के डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसमें दो बातें मैं हाईलाइट करता हूं आपको। दिस इज रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये नहीं मल्टीप्लीकेशन बोल दीजिए, डिवीजन बोल दीजिए, आपकी मर्जी, राइट। मर्जी आपकी हो पर रूल ब्रेक ना हो। और अगर मर्जी भी आपकी और रूल भी आपकी, फिर आंसर भी आपकी वाली आएगी, ठीक है। तो उसका आप ध्यान रखिए। और दूसरी इसमें लिमिटेशन क्या है कि किसी गिवन इक्वेशन की डायमेंशन दोनों तरफ की सेम होनी चाहिए। यही दो इसके लिमिटेशन है, ठीक है। कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल फॉर्म में समझा दूं ताकि आपको ज्यादा एक्सरसाइज ना करना पड़े। आइए फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए f इज इक्वल टू a√s प्लस v बाय b। ऐसी कोई चीज गिवन है आपको, एक इक्वेशन गिवन है, इसमें ये फोर्स है, ये a डिस्प्लेसमेंट है, ये v वेलोसिटी है, ये आपको गिवन होगी, राइट। और आपको बताना है फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। ये सपोज आपका एक बेसिक क्वेश्चन है। आपको बताना है A और B का डायमेंशन क्या होगा। तो जो आपने अभी भी सीखा आप उसी का इस्तेमाल करिए, डरिए मत। क्योंकि देखिए डरने का मतलब ये होता है, अगर हम डर रहे हैं क्वेश्चन से तो इसका सीधा मतलब यह है कि हम अपना ब्रेन की लिमिटेशन के बियॉन्ड सोच रहे थे, तभी तो डर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं, तभी तो हम डर रहे हैं, राइट। तो जब भी आप एक क्वेश्चन से डर गए, एक क्वेश्चन आपको मुश्किल लगने लगी, तो झांकिए पहले अपने अंदर कि मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या चीजें पता है। कैसे पता करिए कि सबसे पहले आप देखिए कि हमने जो अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ी है वो क्या चीज है भाई। क्या चीज थी कि एक डायमेंशन वाली चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये अभी आपने पढ़ा था, राइट। तो आप देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, ये वाली चीज इस वाली चीज में ऐड कर रहे हो आप, और आपको क्या मिल रहा है, ये वाला चीज मिल रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि क्योंकि आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, इसलिए इन दोनों का तो डायमेंशन सेम होना ही चाहिए, दिस इज बाय रूल। और जो चीज आपको मिलेगी उसका भी तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि 5 आम प्लस 4 अमरूद इज इक्वल टू 6 पपीते हो जाएंगे, कोई ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब जो जो चीजें आप ऐड कर रहे हैं वही चीजें आपको मिलेंगी भी। तो इसका मतलब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से डायमेंशन ऑफ f जो भी होगा, डायमेंशन ऑफ a√s वही होगा, डायमेंशन ऑफ v बाई b भी वही होगा, दिस इज बाय रूल, ठीक है। तब आप सबसे पहले इन दोनों को ले लीजिए,
लीजिए फोर्स का डायमेंशन लिखिए, क्या लिखेंगे, mlt-2 फोर्स का लिख दिया। ए का डायमेंशन आपको पता नहीं है, ए को ये रखिए, बस छेड़छाड़ कीजिए। एस क्या थी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ एल, तो इसको लिखिए एल का अंडर रूट है, तो पावर क्या आ गया 1/2। ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं, तो ए कितना आ गया बच्चे, ये आ गया mlt-2 डिवाइडेड बाय, इसको उधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो ये ए का डायमेंशन क्या आ गया आपका, चेक करिए, दिस इज एम, यहाँ एल की पावर 1 है, यहाँ एल की पावर 1/2 है, ये ऊपर, इसको ऊपर ले जाए, शिफ्ट करेंगे, -½ हो जाएगी, 1 - 1/2 इज 1/2, सो एल की पावर 1/2 एंड टी तो ऊपर ही है, उसको कहीं मत ले जाइए, ये ए का डायमेंशन आ गया। अब बच गया बी, तो ठीक है, बी के लिए भी हम जो जानते हैं वही करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का भी तो डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो कर लेते हैं। एफ का डायमेंशन v/b के डायमेंशन के बराबर होगा, और फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt-2, वो लिख लीजिए। v का क्या लिखा आपने, lt-1, b का आपको चाहिए, तो यहां से b को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए, ठीक है, तो b का डायमेंशन कितना हो गया बच्चे, lt-1 डिवाइडेड बाय, ये इधर आ जाएगी नीचे की तरफ, mlt-2, तो b का डायमेंशन कितना हो गया आप चेक करिए, ये m ऊपर ले जाए, m की पावर -1, l की पावर 0, t की पावर यहाँ नीचे -2 है, ऊपर 1 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा, +2 - 1 विल बी इक्वल टू t की पावर 1, ये b का डायमेंशन हो गया। चेक कर लीजिए, एक क्वेश्चन में और लेता हूं, थोड़ा सा इससे अलग, और आपको समझा दूं ताकि प्रिंसिपल होमोजेनिटी से रिलेटेड आपकी क्वेरी पूरी हो जाए, राइट। आइए मैं इसको हटा दूं, थैंक यू। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। Now, let us say one question may be energy is equal to a plus b under root t divided by b s क्यूब। मान लीजिए एक ऐसा इक्वेशन हमारे पास आया, ठीक है, इसमें आपको गिवन है E क्या है जी, एनर्जी, S क्या चीज है जी, डिस्प्लेसमेंट, V क्या चीज है जी, वेलोसिटी, और ये T क्या चीज है जी, टाइम, और आपको बताना है फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। ये मान लीजिए आपको निकालना है, इट इज AIEEE बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे जैसे हमने सीखा है हम वैसे वैसे अप्लाई करते हैं। स्टार्ट इट। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो आप ये जज कीजिए कि इसमें कितने पार्ट हैं। देखिए एक पार्ट तो ये लेफ्ट हैंड साइड, एक ये डिनोमिनेटर, एक ये, और एक ये, 4 पार्ट हो गए हमारे पास। अब आप गौर करके देखिए कि क्या इनमें से किसी पार्ट को किसी पार्ट से ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। आपको दिखेगा हाँ, राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, और प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसको आप ऐड करेंगे उन दोनों का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। सिंपल बात है ना। तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ भी अंडर रूट टी के बराबर होना चाहिए। तो इज रूल। तो कर दीजिए यार, बात ही खत्म है ना। इन दोनों का हम ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, मैंने लिख दिया। तो अब करना क्या है, ए का डायमेंशन आ तो गया आपके पास। सो ए विल बी, भी का क्या लिखे, LT-1, टी का कैपिटल टी की पावर अंडर रूट है इसलिए 1/2। ठीक है, तो ए का डायमेंशन बच्चा कितना आ गया, ये आ गया m तो है नहीं, चेक करिए
m नहीं है इसलिए लिखिए m की पावर 0। भाई m है नहीं, m की पावर 0 लिख दिया मैंने। हालांकि जरूरी नहीं है, आप चाहे तो ना भी इसको अवॉइड करें। और l एक ही है तो l लिख दीजिए या l की पावर 1 लिख दीजिए। और t की पावर ये है -1 और ये है 1/2, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे -1 + 1/2 इज -1/2। ये a का डायमेंशन निकाल लिया आपने। अब आप b का निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो b का कैसे निकलेगा वो भी देखिए। अब आपकी जो गिवन इक्वेशन है, देखिए ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। आप गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। ऑल्सो मैं बोल रहा हूं कि आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, a + b√t डिवाइडेड बाय ES³। आप चेक कर लीजिए, मैंने सिंपली ये किया कि b को इधर कर दिया और E को इधर कर लिया। कर सकता हूं, ठीक है? साइड चेंज कर रहा हूं, न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में, यार सीधी सीधी बात है ना। तो आइए b = a का डायमेंशन अभी हमने निकाला है, जो a का होगा वही इसका भी होगा, और वो डायरेक्टली लिख दीजिए आप, ये निकाला था आपने। तो इसमें आपका m0 l t -1/2 ये न्यूमरेटर के डायमेंशन हो गए, ठीक है? डिवाइड बाई एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या है? जो वर्क डन का होगा मैंने आपको बताया है। और वर्क डन का क्या लिखा था आपने? mL2t-2, बिकॉज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट हैव अ डायमेंशन ऑफ वर्क डन। ओके, ये एनर्जी का ये लिख दिया हमने। अब डिस्प्लेसमेंट s, s का क्या लिखेंगे आप? l का पावर 3। तो ये कितना आ गया देखिए, दिस बिकम्स, ये ऊपर m की पावर 0 है, नीचे m है, नीचे वाली m ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? m की पावर -1, ठीक है? नीचे देखिए l की पावर 5 है, ऊपर l की पावर 1 है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएं तो l की पावर क्या आएगी? -4। भाई 1 - 5 इज -4। ओके, एंड देन t, t के लिए देखिए ऊपर -½ है, नीचे 2 है, तो जब ऊपर ले जाएं तो हम क्या लिखें? 2 - 1/2। तो ये टोटल कितना आ गया आपका? m-1 l -4 t की पावर 3/2, 4 - 1 दैट इज 3/2, राइट? तो a और b दोनों के डायमेंशन भी आ गए हमारे पास। ये इसका बेसिक यूज है। मतलब मैं सही बताऊं तो क्वेश्चन में ऐसी कुछ बात है ही नहीं कि आपसे नहीं बने। आप जस्ट हमारी मॉड्यूल में जो कुछ क्वेश्चन होंगे आप उनको भी, आपके पास जो क्वेश्चन है उनको भी एक बार डिस्कस करें, आपस में उसको यूज करें, मेथड यही रखें। आई एम वेरी श्योर दैट थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो हायर एंड की चीज है, लिमिटेशंस क्या होंगी या उनकी और वैरायटी ऑफ यूज क्या होगा, उसको हम किसी हायर टॉपिक के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप बेसिक तरीके से ये सीख जाएं कि कैसे हम उसका यूज करते हैं, राइट? थैंक यू सो मच।